हेलो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ मेटल एंड नॉन मेटल्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड येट क्रिटिकल टॉपिक, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। बहुत बच्चों को ये टॉपिक समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, तो ये वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक का वीडियो है। एंड आई थिंक एवरीवन नोज दैट ये चैप्टर इस बार एग्ज़ाम में 10 मार्क का आ रहा है, जिसमें एक केस बेस्ड स्टडी है, 3 MCQ है और एक 3 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इसमें से एक केस बेस्ड स्टडी है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर। मेटल एंड नॉट मेटल टॉपिक इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन आवर माइंड इज व्हाट इज एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ कि ज़मीन से मेटल को बाहर निकालना, ज़मीन से जब हम मेटल को बाहर निकालते हैं, प्योर मेटल को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ज़मीन से नहीं, ओर से। मैं ओर वर्ड क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बताऊंगी। ओर से जब हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, दैट इज़ नोन एज एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एक बार डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला वाला वर्ड जो हमें याद रखना है, व्हाट इज ओर। Ore consists of the desired metal compound and the impurities and earthly substance called gangue particle. लैंग्वेज थोड़ी वैसी हो गई। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी क्या साइंस में भी पढ़ा होगा कि ज़मीन से नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, ज़मीन से निकलने वाली हर चीज़ों को हम मिनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनरल। ठीक है, अब ऐसे मिनरल जिसमें से मेटल निकलते हैं, ऐसे मिनरल जिसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, वो भी प्रॉफिट के रूप में, तो उन मिनरल को हम ओर कहते हैं। ओर्स क्या होते हैं? ऐसे मिनरल जिसमें से मेटल निकल सकते हो। क्या निकल सकते हो? मेटल, वो भी किस रूप में? प्रॉफिटेबल रूप में। तो उन्हें क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। ओर्स के अंदर ऑब्वियसली होता है मेटल अकेले तो नहीं होंगे, मेटल के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ होगी, तो उन इम्प्योरिटीज़ को हम बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स। गैंग इज सिंपली दोज इम्प्योरिटीज विच इज इन द ओर अलॉन्ग विद मेटल्स। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मिनरल, एवरी नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस फ्रॉम द अर्थ से जितने भी नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस निकलते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर से जितने भी नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस निकलते हैं, उन्हें मिनरल बोलते हैं। ऐसे मिनरल जिसमें से मेटल निकलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ओर इज सिंपली वो मिनरल जिसमें से मेटल निकलते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, मेटल अकेले तो आए नहीं होंगे, साथ में कुछ ना कुछ गंदगी और इम्प्योरिटीज़ लेके आए होंगे। उन इम्प्योरिटीज़ और उन गंदगी को हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? गैंग। उस इम्प्योरिटीज़ और गंदगी को हम क्या बोलते हैं? गैंग पार्टिकल्स। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन क्या होता है। तो यही इन्हीं ओर में से, ऑब्वियसली बात है, इन्हीं ओर्स में से जब हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्योर मेटल मतलब कहने का मतलब ऑब्वियसली बात है, ओर के अंदर मेटल है तो उसको बाहर तो निकालना पड़ेगा ना, ताकि हम मेटल को यूज़ कर सके। तो इन्हीं ओर में से जब हम प्योर मेटल को बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? एक्सट्रैक्शन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल ओर्स बरेड डीप अंडरग्राउंड इज कॉल्ड माइनिंग। ठीक है, ज़मीन के अंदर से ओर को बाहर निकालना, देखो 3 चीज़ है। ज़मीन के अंदर से ओर को बाहर निकालना, उसको हम माइनिंग कहते हैं। ठीक है, ओर के अंदर से मेटल को बाहर निकालना, उसको हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं। और जब हम मेटल को के ओर के अंदर से मेटल को बाहर भी निकाल लेते हैं और उसे रिफाइन कर देते हैं, रिफाइन मतलब साफ भी कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, फिर से एक बार पढ़ते हैं हम इस बात को कि ज़मीन के अंदर से ओर बाहर निकालना, ओर क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें मेटल होता है, ज़मीन के अंदर से ओर बाहर निकालना, उन्हें बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं माइनिंग। ठीक है, ओर के अंदर से मेटल बाहर निकालना, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सट्रैक्शन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन। और ओर के अंदर से हमने मेटल बाहर निकाल लिया और फिर उसे रिफाइन कर दिया, रिफाइन मतलब साफ कर दिया, रिफाइनिंग इज साफ करना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक, आज का टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी। अब सबसे पहले आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्विक में याद करें, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सारे ईएम वाले, लास्ट में आईयूएम जो है वो ऊपर आते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड।
जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, रिएक्टिविटी कम होती जाती है। मतलब टॉप वाले हाई रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और जैसे नीचे जैसे देखो लिखा हुआ है, लोअर द पोजीशन ऑफ मेटल ईजियर इज़ टू बी एक्सट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रहनी चाहिए कि जितना नीचे होता है एलिमेंट, सबसे नीचे गोल्ड है ना, इसको एक्सट्रैक्ट करना मतलब इसको ओर से बाहर निकलना उतना ही ईजी होता है। तो लोअर द पोजीशन ऑफ मेटल, मेटल की पोजीशन जितनी लोअर होती है उसे एक्सट्रैक्ट करना उतना ही ईजियर है। एक्सट्रैक्ट करना मतलब ओर से बाहर निकलना उतना ही ईजियर है, ठीक है। अब देखो सबसे ऊपर कौन है, पोटेशियम, हाईली रिएक्टिव है, इसको निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर कार्बन, जिंक, आयरन। देखो कार्बन जिंक के ऊपर है, मतलब कार्बन जिंक से ज़्यादा ताकतवर है। आयरन, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड और सिल्वर ये तीनों नीचे है ना, तो ये लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्ट करते हैं, तो इनको ज़मीन से निकालना सबसे ईजी होता है। ये देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, ऑकर इन नेटिव इन द ग्राउंड। नेटिव मतलब ये बोलते नहीं अकेले के बादशाह होते हैं, अकेले बादशाह बन के घूमते हैं। कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, किसी से लड़ाई नहीं करते, तो ये अकेले घूम सकते हैं ना, तो ये अपने नेटिव स्टेट में घूमते हैं। नेटिव स्टेट मतलब ये अकेले अकेले घूम सकते हैं। एजी, सिल्वर अकेले घूम सकता है, गोल्ड अकेले घूम सकता है, कॉपर भी कभी कभी, मोस्टली तो वो कंपाउंड में होता है, पर कभी कभी वो भी अकेले घूम सकता है। तो ये देखो ये दोनों जो होते हैं एजी ए यू, एजी ए यू, एजी इज सिल्वर, ए यू इज गोल्ड। तो ये दोनों जो होते हैं ये लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट मतलब बहुत कम ताकतवर है, ताकत ही नहीं है, लड़ाई ही नहीं करते किसी से, तो ये हमेशा नेटिव स्टेट में घूम। नेटिव स्टेट मतलब ये अकेले घूम सकते हैं, मतलब ये फ्री स्टेट में घूम सकते हैं। और इनको ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करना ईजी है, इनको एक्सट्रैक्ट करना ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये कार्बन हमें आगे काम देगा कि कार्बन जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक से ऊपर है तो जिंक से ज़्यादा ताकतवर है, वो जिंक को रिप्लेस कर सकता है। ये वर्ड हमारे लिए आगे यूज़ होगा, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। मैं ये लाइन मिटा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वैसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। बताया था ओर का मतलब क्या होता है। ओर मतलब होता है ऐसे मिनरल, मिनरल ज़मीन से निकलने वाली सारी चीज़ों को मिनरल बोलते हैं। ऐसे मिनरल जिसमें से मेटल निकलता है, प्योर मेटल जिसमें से निकल सकता है, वो प्रॉफिटेबल फ़ायदेमंद रूप से, उन्हें ओर कहते हैं। अब ओर का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन करने का मतलब है पहले ओर को तोड़ते हैं टुकड़े, तो कंसंट्रेशन करने का मतलब यहाँ पे वो वाला कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन करने का मतलब यहाँ पे है पहले ओर के टुकड़े करते हैं फिर उस पर काम करते हैं। 3 सीरीज है मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ऊपर वाले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। उनको कैसे निकालते हैं, उनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। मॉडरेट रिएक्टिविटी, मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मतलब किसकी बात हो रही है, मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मतलब बीच वालों की बात हो रही है। बीच में कौन आता है, ये जिंक, आयरन और टिन और लेड, इनकी बात हो रही है, मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले हैं। और लीस्ट रिएक्टिविटी जो सबसे कम रिएक्ट करते हैं किसी से, वो ये 3 है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबकी एक्सट्रैक्शन हम अलग अलग पढ़ेंगे। देखो सबकी 3 अलग अलग प्रोसेस है। ये मॉडरेट वाले हाई के लिए अलग प्रोसेस है, हाई के लिए अलग प्रोसेस है, प्योर मेटल निकालने के लिए। मॉडरेट वालों के लिए अलग प्रोसेस है, लेस वालों के लिए अलग प्रोसेस है। हम सबको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। और का मतलब याद रखिएगा, और क्या होता है, अगर एक बार फिर से क्विक रिवीजन करें तो और क्या होता है, और वो मिनरल है जिसमें से प्योर मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मतलब निकाल सकते हैं प्रॉफिटेबल रूप से, प्रॉफिटेबल रूप से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 अपना टॉपिक। पहला है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब लो रिएक्टिविटी वाले कौन है, फिर से चले एक बार पीछे, ठीक है। लो रिएक्टिविटी वाले कौन है, लो रिएक्टिविटी वाले है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये लो रिएक्टिविटी मतलब ये लोगों से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, ज़्यादा लड़ाई नहीं करते हैं ये, तो इनका एक्सट्रैक्शन ईजी होगा। देखते कैसे ईजी होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम है, प्लैटिनम अभी नहीं पढ़ना है, इसके अलावा आपको प्लैटिनम की जगह आपको पढ़ना है कॉपर। तो हमें किन 3 चीज़ों की बात करनी है। एक मरकरी भी होगा, एक मरकरी Hg, उसके ऊपर होगा कॉपर और Ag और Au। इस टॉप ये लो रिएक्टिविटी वाले, लो मतलब ये ज़्यादा लोगों से रिएक्ट नहीं करते हैं, शांत रहते हैं। इस टॉपिक में हम सिर्फ 2 के बारे में पढ़ेंगे, कॉपर और Hg के बारे में। कॉपर इज Cu, Hg इज कॉपर इज Cu, Hg इज मरकरी। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों लो रिएक्टिविटी है। लो रिएक्टिविटी में किसी से रिएक्ट नहीं करते, बहुत कम रिएक्ट करते हैं, फ्री घूमना चाहते हैं। फ्री मतलब नेटिव स्टेट में घूमना चाहते हैं,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम Hg की बात करते हैं। Hg का ओर जब भी ज़मीन से निकलता है तो Hg के ओर का नाम होता है, ये नाम दिखाई दे रहा है ना आपको, सिनाबार। Hg के ओर का नाम क्या होता है? सिनाबार नाम होता है, सिनाबार। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये Hg का ओर है। ओर कहने का मतलब ज़मीन से जब भी Hg मरकरी का ओर बाहर निकलता है तो उस ओर का नाम क्या होता है? सिनाबार। मरकरी कभी भी अकेले बाहर नहीं निकलता, ऑब्वियसली बात है, अकेले बाहर नहीं निकलेगा। तो मरकरी का ओर, मरकरी हमेशा सल्फर के साथ निकलता है, मर्क्यूरस सल्फाइड बोलते हैं, और इसका फॉर्म नाम क्या है? कॉमन नेम सिनाबार। तो मरकरी का ओर जो होता है उसका नाम क्या है? HgS। जो मरकरी का ओर है, जो ज़मीन से निकला है, जिसमें से हमें मरकरी अलग करना है, उसका नाम क्या होता है? सिनाबार। अब हमें क्या करना है? मरकरी को इससे, Hg को S से अलग करना है। ठीक है, लेट मी चेंज द इंक। चलो, अगर मैं आपको एक स्टेप बताऊं, पहले HgS हमें ज़मीन से बाहर निकला, ये हमारा ओर है। ठीक है, पहला काम होता है, हम कभी भी ओर में से डायरेक्ट प्योर मेटल को बाहर नहीं निकाल सकते। तो पहला काम होता है इस HgS को HgO बनाना। HgO मतलब ऑक्साइड फॉर्म बनाना, HgO बना देना। HgO से हम Hg आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। Hg मतलब मरकरी आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। फिर से सुनो, और जो HgS हमारा और था, इस और का नाम क्या है? सिनाबार। सिनाबार जो हमारा और था, उसमें से हम Hg डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो पहले हमें से HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाना पड़ेगा, फिर इन HgO में से हम Hg को अलग कर सकते हैं, हमारा प्योर मेटल बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते कैसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो, अब सबसे पहले हमारी ज़मीन से निकला HgS। इसको मैंने क्या बताया, पहला स्टेप क्या होता है? इसे HgO बनाना है। तो ये जो सल्फाइड और होता है, S मतलब सल्फाइड, सल्फाइड मतलब ये क्या है? ये सल्फर है, सल्फर ने Hg से रिएक्शन करा है। ठीक है, HgS को HgO बनाने के लिए हम इसका रोस्टिंग करेंगे। एक प्रोसेस का नाम है, प्रोसेस का नाम क्या है? रोस्टिंग प्रोसेस। रोस्टिंग मतलब सल्फाइड ओर को जब भी हम एक्सेस एयर बहुत सारी लिए, उसके प्रेजेंस में हीट करते हैं। एयर लिए तो उसके प्रेजेंस में हीट करते हैं। एक्सेस एयर मतलब यहाँ पे एयर बहुत ली है, एक्सेस एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो वो हमें क्या देता है? देखो, S और O, मैं एक ट्रिक बताती हूँ। HgO चाहिए तो O S को रिप्लेस कर देगा, HgO, और S और O मिलके एक गैस बाहर निकलती है। सल्फर और O मिलके एक गैस बनाते हैं, हमेशा याद रखना, SO2 गैस। ठीक है, तो देखो ये प्रोसेस याद रखना, जब भी सल्फाइड ओर को ऑक्साइड बनाना होता है, जब भी सल्फाइड ओर को S को O बदलना होता है, तो रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ एयर में उसे हीट कर दो। हीट करेंगे तो ऑब्वियस ऑक्सीजन तो मिल ही जाएगा। तो देखो, HgS में से S को O ने रिप्लेस कर दिया, और S जब भी अकेला बाहर नहीं आएगा, O2 में से एक O चला गया ना, सल्फर जब भी ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो SO2 गैस बनाता है। तो ये SO2 गैस है, इसलिए अब अवेरो। अब देखो ध्यान से देखो, HgO बन गया। अब इस HgO में से Hg अलग करना है ना, Hg अलग करना है, तो जब भी ये जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल होते हैं ना, इनके ऑक्साइड को सिर्फ हीट कर दो। इसका ऑक्साइड मिल गया ना, मर्क्यूरी का ऑक्साइड मिल गया, इसको हीट कर दो तो Hg अलग हो जाएगा और O2 गैस अलग हो जाएगी। तो देखो हमारा Hg प्योर मेटल मरकरी बाहर आ गया। समझ में आ गया? दो स्टेप थे। पहले जो सिनाबार मिला था हमें, सल्फाइड ओर मिला था जो हमें, उसमें हमने ऑक्सीजन नहीं डाला, एक्सेस ऑफ एयर, रोस्टिंग करा उसका। सल्फाइड ओर का हमेशा ऑक्साइड बनाने के लिए, उसका रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग मतलब एक्सेस ऑफ एयर में उसको हीट करते हैं। तो HgS था, S को O रिप्लेस कर देगा, HgO बन जाएगा, और बचे हुए O के साथ सल्फर क्या बना लेगा? SO2 गैस बना लेगा। HgO मिल गया हमें। अब यहाँ से तो मेटल निकालना बहुत आसान है, हम इसका सिंपल हीट कर दे। ये Hg को सिंपल हीट कर दो, हीट कर दिया तो Hg अलग हो जाएगा, मरकरी अलग हो जाएगा, और O अलग होगा तो ऑक्सीजन गैस बना लेगा। ये अब अवेरो ऑक्सीजन गैस बना लेगा। ठीक है, तो देखो मरकरी एक्सट्रैक्ट हो गया, और हमारे ओर का नाम क्या था? जिससे मरकरी बाहर निकला, हमारे ओर का नाम था सिनाबार, उससे मरकरी बाहर आ गया 2 स्टेप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर की। ठीक है, कॉपर जो होता है, कॉपर भी देखो अपने सल्फाइड ओर के रूप में बाहर निकला है। कॉपर अपने सल्फाइड ओर के रूप में बाहर है। पहले इसका क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करने का मतलब इसको भी हीट करेंगे इन द एक्सेस ऑफ एयर। रोस्टिंग में एयर ज़्यादा होती है।
रोस्टिंग का एक ही काम होता है, वो सल्फाइड ओर को ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो देखो ये S ऑब्वियसली होता है Cu2S है, तो Cu2O हो जाएगा। O ने S को रिप्लेस कर दिया और S और O मिलके SO2 गैस बना लेंगे। ये बात तो हमने पहले भी सीखी थी। इसका रोस्टिंग हो गया ना, रोस्टिंग कर दिया, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड बना दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अब आप कहोगे मैम और इसके बाद तो हमें हीट कर देना चाहिए था, हम ये क्या कर रहे हैं। देखो इस वाले केस में ना थोड़ा सल्फर बच जाता है, जब हम कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं थोड़ा सल्फर बच जाता है, तो हमें इसको फिर से Cu2S से प्लस कराना पड़ता है। ये जो ऑक्साइड बना है इसमें थोड़ा सल्फर बच जाता है। अगर हम फिर से इसे Cu2S से रेड करेंगे, या तो ये S है ना, बचा कुचा सल्फर को लेके चला जाएगा और SO2 गैस बाहर आ जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग था। देखो पहले तो हमने इसका रोस्टिंग किया सल्फाइड ओर को ऑक्साइड बनाने के लिए, फिर हमने क्या करा, ये जो ऑक्साइड बन गया था क्या ये क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस क्यों बोल रहे हैं, दो चीज़ें होती है, दो वर्ड होता है, एक होता है क्यूप्रस और एक होता है क्यूप्रिक। क्यूप्रस की वैलेंसी होती है कॉपर, ये दोनों क्यूप्रस की वैलेंसी +1, क्यूप्रिक की वैलेंसी +2। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे +1 यूज़ हुआ है। कैसे पता चला, देखो कॉपर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की -2 वैलेंसी होती है हमेशा और कॉपर की +1 वैलेंसी है। फॉर्मूला बनाओ, क्रिस क्रॉस, कॉपर के फुट में 2 और O के फुट में 1, तो है ना ये क्यूप्रस ऑक्साइड। पर अगर क्यूप्रिक होता तो Cu के भी 2 वैलेंसी और O की भी 2 वैलेंसी, तो ये क्या बन जाता है Cu2O, पर ये है नहीं, ये नहीं है, ठीक है। तो याद रखना ये वाले ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद होनी चाहिए। चलो हाँ, मैं आपको ये स्टेप बता रही थी, नेक्स्ट स्टेप, कि जब Cu2O बना तो नेक्स्ट स्टेप में हमें उसे फिर से Cu2S से कॉपर के सल्फाइड से फिर से रिएक्ट कराना पड़ा। ऐसा क्यों करा हमने, क्यों करा, सोचो। इसलिए करा हमने क्योंकि इसमें थोड़े सल्फर के ट्रेस बच गए थे, थोड़े ट्रेस बच गए थे, तो उसे बाहर निकालने के लिए हमने और सल्फर डाल दिया। सल्फर और ऑक्सीजन ने मिलके सारा SO2 बन के बाहर निकाल लिया और कॉपर को अकेला छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर का एक्सट्रैक्शन हो गया, कॉपर पूरा बाहर आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। यहाँ पे मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी खत्म होता है। मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी में हमने 2 मेटल की बात करी, Hg मरकरी और Cus। ये भी आपको मैम कॉपर तो मिडिल में आता है, नहीं, कॉपर की भी लो रिएक्टिविटी होती है, तो ये लो रिएक्टिविटी वाला टॉपिक में है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है एक्सट्रैक्टिंग इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी। मिडिल में कौन कौन है, वैसे तो मिडिल में जिंक के अलावा आयरन भी था और टिन भी था और लेड भी था, ये था। और जिंक के ऊपर कौन था, जिंक के ऊपर था कार्बन, ठीक है। अब मिडिल रिएक्टिविटी में ये आते हैं, मिडिल मतलब ये कुछ से रिएक्ट करते हैं, कुछ से रिएक्ट नहीं करते, तो ये मॉडरेट होते हैं, मतलब कुछ लोगों से रिएक्ट करते कुछ से नहीं, तो बीच वाले होते हैं, ठीक है। तो हम इस टॉपिक में मेनली जिंक की बातें करेंगे। किसकी बातें करेंगे, जिंक की। जिंक जब भी ज़मीन से बाहर निकलता है, जिंक का ओर जब भी ज़मीन से बाहर निकलता है तो 2 रूप में बाहर निकलता है। एक तो जिंक सल्फाइड के रूप में बाहर निकलता है और जिंक कार्बोनेट के रूप में बाहर निकलता है। फिर से सुनो, जिंक का ओर जब भी बाहर निकलता है ज़मीन से तो 2 रूप में बाहर निकलता है। वो 2 रूप क्या है, वो 2 रूप क्या है, एक तो जिंक सल्फाइड के रूप में बाहर निकलता है और जिंक कार्बन, ये मतलब समझना कि ये एक ही ओर है। जिंक का ओर इन 2 रूप में बाहर निकलता है, या तो जिंक सल्फाइड या तो जिंक कार्बोनेट, ठीक है। चलो जिंक सल्फाइड की बात करते हैं। जिंक सल्फाइड क्या होता है, अब देखो इसका भी सेम केस है। हम कभी भी प्योर मेटल को कभी भी निकालते तो जिंक ऑक्साइड से निकालते, डायरेक्ट ओर से प्योर मेटल बाहर नहीं आ जाएगा। पहले हमें जो ओर आया है उसे पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, उसके ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा। जिंक सल्फाइड है तो पहले उसे जिंक ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा, फिर उससे हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, याद रखना। तो सेम इसके केस में भी होगा, इसको भी पहले जिंक ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा। ऑक्साइड में चेंज करना इज मैंडेटरी, ज़रूरी है, वहीं से एक्सट्रैक्शन हो पाता है। फिर एक्सट्रैक्शन करेंगे, फिर हम इससे जिंक बाहर निकालेंगे। मेन मुद्दा यहाँ हम किसको बाहर निकालना चाहते हैं, जिंक को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम जिंक सल्फाइड की बात करते हैं, ठीक है। एक बार इसको रब कर देते हैं ताकि आपको समझा सके कि जिंक सल्फाइड से जिंक कैसे बाहर आएगा।
आराम से सुनिएगा, ठीक है। चलो, जिंक सल्फाइड, पहला स्टेप क्या है, इसको जिंक ऑक्साइड बनाना है। तो आपको पता है ना, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड बनाने का एक ही प्रोसेस है, क्या बोलते हैं उसे, रोस्टिंग। तो जिंक सल्फाइड को जब भी हम हीट करते हैं, हीट करने हैं किस में, एक्सेस ऑफ एयर में, एक्सेस ऑफ एयर में, एक्सेस ऑफ एयर में हीट करते हैं, रोस्टिंग कर रहे हैं ना, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड बनाना है। तो जब भी हम एक्सेस ऑफ एयर में उसे हीट करते हैं तो ऑब्वियसली जिंक सल्फाइड को ओ रिप्लेस कर देगा, ZnO बन जाएगा, और S और O मिलकर कौन सी गैस बना लेंगे, SO2 गैस, जिंक ऑक्साइड बन गया ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब जब सल्फाइड ओर को ऑक्साइड बना दो, सल्फाइड ओर, ये सल्फाइड है, सल्फाइड बोल रही हूं मैं गाइस, याद रखना आप बिल्कुल भी, सल्फेट, एट, सल्फाइट, आइट और सल्फाइड, आइड, ये तीन वर्ड में बहुत डिफरेंस है। एट और आइट कंपाउंड है, SO4 और SO3 है ये। सल्फाइड, IDE, लास्ट में IDE, ये सल्फर की बातें हो रहा है। तो सल्फाइड को ऑक्साइड बनाना है, क्या बनाना है, ऑक्साइड बनाना है। तो ये एक ही प्रोसेस हो सकता है, रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब जब हम सल्फाइड और को ऑक्साइड बनाते हैं इन द एक्सेस ऑफ एयर, तो उसे रोस्टिंग कहते हैं। तो देखो, S और O ने मिलकर SO2 गैस निकाल ली और O ने S को रिप्लेस कर दिया। अब मतलब जब O ने S को रिप्लेस कर दिया, फिर यहाँ कैसे बचा, एक ही O2 नहीं रहा होगा ना, बहुत सारे O2 रहे होंगे, तो उसने अपने आप को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी दोनों के ठीक है, नेक्स्ट है कि कैल्सिनेशन। अब देखो, जिंक सल्फाइड से तो बन गया, इसमें जिंक सल्फाइड से, अब कैल्सिनेशन क्या होता है, जिंक कार्बोनेट भी है तो एक और आया था, इसको भी तो जिंक ऑक्साइड बनाना है। तो जब भी कार्बोनेट और होता है, कार्बोनेट और जब भी ज़मीन से निकलता है उसको भी हीट करना होता है, हीट करना होता है, पर यहाँ पे एयर का एब्सेंस है, यहाँ एब्सेंस ऑफ एयर है, या एयर का एब्सेंस है। देखो, कार्बोनेट से मिलती जुलती कौन सी गैस, कार्बोनेट से हमेशा उससे मिलती जुलती कौन सी गैस, CO2 बाहर निकलेगी। अब देखो बहुत इजी है, जिंक कार्बोनेट था जिसमें से CO2 गैस बाहर निकल गई, माइनस करो, CO3 में से CO2 माइनस करेंगे तो एक O आ जाएगा और ZnO, साथ में क्या बनेगा, ZnO बन गया ना जिंक ऑक्साइड। तो जब भी कार्बोनेट और से को हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, तो वो हमें CO2 देता है। आपको मैम CO2 गैस क्यों निकल रही है, बच्चा देखो ना, कार्बोनेट गैस है तो कार्बोनेट कंपाउंड है, तो उससे एक ही गैस निकल सकती है, CO2, है ना। तो CO2 गैस निकल गई और जिंक ऑक्साइड बन गया, यहाँ भी जिंक ऑक्साइड बन गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है, हम कार्बोनेट ओर का डिकम्पोजिशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। देता ये भी ऑक्साइड है, पर यहाँ पे एयर का एब्सेंस है और यहाँ पे एयर का प्रेजेंस है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लगाना, सॉरी, यहाँ पे ये नहीं लगाना, ठीक है। क्यों नहीं यहाँ पे ये लगाना, क्या यहाँ पे एयर तो है ही नहीं, तो ऑक्सीजन लाने का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं लगाना, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर है, यहाँ भी जिंक ऑक्साइड बन रहा है और यहाँ प्रेजेंस ऑफ एयर है। यहाँ पे क्या बन रहा था, जिंक सल्फाइड से में जब हम हीट कर रहे थे, प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर आ गई ना, O आ गया एयर में, प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो देखा जिंक ऑक्साइड, और S और O मिलकर कौन सी गैस बनेगी, SO2 गैस। अब देखो, जिंक ऑक्साइड मिल गया, जिंक ऑक्साइड मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप इससे हमें निकालना है, जिंक को एक्सट्रैक्ट करना है, जिंक को बाहर निकालना है। तो क्या सोच रहे हो, क्या इसको भी हीट कर दे, नहीं, जो मेटल ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी वाले होते हैं, जो बीच वाले होते हैं ना, वो हीट करने से बाहर नहीं आते, थोड़े ज़िद्दी टाइप के होते हैं। तो इनके लिए एक हमें ऐसी रिएजेंट, एक ऐसा एजेंट लाना पड़ता है जो इनको धक्का दे दे, धक्का दे दे मतलब इसको रिड्यूस कर दे, इनकी जगह से इनको धक्का दे दे। तो इनके लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट लाना पड़ता है। ये थोड़े ज़िद्दी होते हैं, ये हीट करने से बाहर नहीं आते, तो इनको धक्का देने के लिए एक बाउंसर, एक बॉडी बिल्डर लाना पड़ता है। तो एक बॉडी बिल्डर कौन लाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ हम एक रिड्यूसिंग एजेंट लेके आएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट लेके आएंगे। वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट जिंक को धक्का मार के बाहर निकालेगा। देखते कैसे करते हैं, ठीक है। चलो, अब हमारा जिंक ऑक्साइड दोनों केस में बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। जिंक ऑक्साइड में से जिंक बाहर निकालना है, कैल्सिनेशन से भी जिंक ऑक्साइड बना था और रोस्टिंग से भी जिंक ऑक्साइड बना था। जिंक ऑक्साइड से अगर जिंक को बाहर निकालना है, जिंक जिद्दी है, हीट करने से बाहर निकलता है, तो यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट लाते हैं, वो होता है कार्बन। कार्बन क्यों लाए, आपको अगर याद होगा, एक बार फिर से हम पीछे चलते हैं। आपको अगर याद होगा, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज में आपको दिखाया था
देखो जिंक के ऊपर कार्बन है ना, कार्बन जिंक के ऊपर है, जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, ताकतवर है, तो जिंक को धक्का मार देगा। तो चलो फिर से अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो हमारा जिंक ऑक्साइड बन गया था। क्या बन गया था हमारा? जिंक ऑक्साइड। सॉरी, 2 मिनट बस पेन सेट कर देते। जिंक ऑक्साइड बन गया था। जिंक ऑक्साइड में जैसे हम कार्बन डालेंगे, सिंस कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो कार्बन जिंक को उसकी जगह से हटा देगा। तो कार्बन ने जिंक को उसकी जगह से हटा दिया और खुद तो जिंक बाहर आ गया और कार्बन ओ को लेके चला गया। ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड इज द पॉइजनस गैस, इसलिए जहाँ पे जिंक की एक्सट्रैक्शन होती है वहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वो पॉइजनस गैस निकलती है। देखो जिंक प्योर, जिंक बाहर आ गया, प्योर तो नहीं, जिंक एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो देखो कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कहने वाला उसने रिड्यूस कर दिया कार्बन, जिंक को उसकी जगह से हटा दिया। और एक देखो एक और काम किया है इसने, ओ को छीन लिया। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जो चीज़ ओ को छीन लेती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट है, कार्बन बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। वो उसने क्या करा, ओ को छीन लिया और जिंक को अकेला कर दिया, जिंक एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, देखो तो याद करें क्विक, पहले जिंक, देखो अगर हम बैक स्पेस में जाते हैं, 2 और आए थे ज़मीन से बाहर। 2 और कौन कौन से आए थे? मतलब ऐसे ज़मीन से बाहर ऐसे कुछ नहीं, 2 और ज़मीन से निकले थे। वो कौन कौन थे? जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट। पहले दोनों, पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था दोनों को ऑक्साइड बनाना था। जिंक सल्फाइड को ऑक्साइड बनाया तो उस प्रोसेस को रोस्टिंग कहा। जिंक कार्बोनेट को ऑक्साइड बनाया तो उस प्रोसेस को क्या कहा? कैल्सिनेशन। ठीक है, एंटर एक बार करते हैं। जिंक कार्बोनेट एक और बाहर आया था, उसको हमने हीट किया एब्सेंस ऑफ एयर में। एयर नहीं है तो यहाँ पर O2 नहीं लिखेंगे। तो कार्बोनेट से कौन सी गैस निकलती है? CO2 और जिंक ऑक्साइड इसने भी बना के दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करा हमने? जिंक ऑक्साइड मिल गया। जिंक ऑक्साइड को एक रिड्यूसिंग एजेंट जो कि कार्बन है, कार्बन जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसने क्या करा कि जिंक को उसकी जगह से हटा दिया, उससे O छीन लिया, तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब कुछ बात होती है कि जो कार्बन होता है हर कोई कार्बन से रिएक्ट नहीं करता, हर कोई कार्बन से रिएक्शन नहीं करवाता अपना रिडक्शन करने के लिए। तो उस केस में हम रिडक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम को। ठीक है, 2 ऐसी चीज़ें, एक तो क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्साइड जो होता है Cr2O3, और एक मैंगनीज का ऑक्साइड MnO2। ये दोनों एक ऐसे थोड़ी ज़िद्दी ज़्यादा है, ये दोनों क्या करते हैं, ये कार्बन से अपना रिडक्शन नहीं कराते हैं। तो इनके रिडक्शन के लिए कौन आता है? एकदम वो बन के, मतलब मसीहा बन के एल्यूमिनियम आता है। तो क्रोमियम ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 और मैंगनीज ऑक्साइड जो होता है वो जो होता है क्रोमियम ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड जो होता है, वो जो दोनों हैं वो कार्बन से अपना रिडक्शन नहीं कराते हैं। तो उनको रिडक्शन करने के लिए एक स्पेशल एंट्री होती है। वो स्पेशल एंट्री किसकी होती है? एल्यूमिनियम की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट रिएक्शन इसी से रिलेटेड है, आगे चलते हैं। ये थर्माइट रिएक्शन है। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी हमारी टॉपिक में क्लास में 10th क्लास में NCERT में क्रोमियम ऑक्साइड के बारे में नहीं है, मैंगनीज ऑक्साइड के बारे में, MnO2 के बारे में तो करते हैं। जब भी MnO2, मैंने अभी बताया कार्बन का रिडक्शन नहीं करता, तो इसको अपने से ताकतवर कौन आता है? ताकतवर हैंडल करने के लिए एक और कार्बन से ऊपर था एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आता है। एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो Mn को उसकी जगह से हटा देगा। अभी कैसे हटाएगा? Mn की वैलेंसी +2 होती है, सॉरी +4 होती है, यहाँ पे +4 यूज़ हुई है। ठीक है, O की -2 होती है, Al की +3 होती है। ठीक है, अब देखो अब रिएक्शन हो रहा है तो Al+3 O को अटैक करेगा, Al का +3 O को अटैक करेगा। O के बाद इसकी वैलेंसी इसके बारे में, इसकी वैलेंसी इसके फुट में, तो क्या बन जाएगा? Al2O3 बन जाएगा प्लस Mn अकेला हो गया। इस रिएक्शन को करने में बहुत सारी हीट बाहर आती है। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या करने में बहुत सारी हीट बाहर आती है। इस रिएक्शन को बोलते हैं एल्यूमिनो थर्माइट रिएक्शन। इसे बोलते हैं एल्यूमिनो थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन, देखो मैंगनीज ऑक्साइड था,
वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, तो उसने एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर दिया। इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट बाहर आई, और हीट बाहर आई है तो कौन सा रिएक्शन हुआ गाइस? ये याद करो कौन सा रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक है। ये कौन सा रिएक्शन है? ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन, ये जो थर्माइट रिएक्शन है ये वाला नहीं है, ये अलग रिएक्शन है, ये दूसरा रिएक्शन है, ये MnO2 वाली बात याद रखिएगा, ठीक है। एक बार हम स्क्रीन को साफ कर देते हैं, ठीक है। चलो अब जो स्क्रीन पे दिखा रहा है उसकी बात करते हैं। थर्माइट रिएक्शन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अभी बताया, बताऊंगी कैसे, बिटवीन अ मेटल एंड द मेटल ऑक्साइड, बिटवीन अ मेटल एंड द मेटल ऑक्साइड। अब बात करते हैं आयरन की। आयरन मिडिल सीरीज में था, आपको याद दिला दूं एक बार, आयरन में मिडिल रिएक्टिविटी में था, ये भी काफ़ी जिद्दी है। ये भी कार्बन से अपना ऑक्साइड रिडक्शन नहीं कराता, ऑक्साइड नहीं हटाता, ये भी चाहता है और ताकतवर। तो और ताकतवर कौन है? एल्यूमिनियम आता है इसके लिए। Fe2O3, Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड है, ये इसे हेमेटाइट भी बोलते हैं, हेमेटाइट भी बोलते हैं। Fe2O3 से जब हम Al रिएक्ट कराते हैं तो देखो सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। Al जो है वो O को ले जाएगा, Al की वैलेंसी 3, O की वैलेंसी 2, तो Al के फुट में O की वैलेंसी, O के फुट में तो Al2O3, और बाहर कौन चला गया? Fe बाहर चला गया। देखो रिएक्शन यही हो रहा है। इस रिएक्शन में 850 किलो जूल ये हीट दिखा रहा है, ये किसका सिंबल है? हीट का सिंबल। माइनस मतलब रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में 850 किलो जूल, आप समझ रहे हो इतनी सारी हीट रिलीज हो रही है। तो ये बहुत सारी हीट रिलीज हो रही है, हीट आंसर के साथ बाहर आ रही है, प्रोडक्ट के साथ हीट बाहर आ रही है, तो इसलिए ये कौन सा रिएक्शन है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है, रेलवे इंजन कह रही, सॉरी, रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए यही रिएक्शन कराया जाता है। आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराया जाता है, एल्यूमिनियम उसे डिस्प्लेस कर देता है। देखो आपको मैम कैसे आंसर आ रहा है, आपको मैंने अभी जस्ट पहली स्लाइड में बताया, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, क्रिस क्रॉस, सॉरी, एल्यूमिनियम के फुट में ऑक्सीजन की वैलेंसी Al2 और O के फुट में एल्यूमिनियम के Al2O3 और Fe बाहर आ गया। बैलेंस कर लो, यहाँ 2Fe लगा दो, ठीक है, बाकी सब तो बैलेंस है, यहाँ 2Al बैलेंस कर दिया। इस रिएक्शन में हीट बाहर आ रही है, हीट एग्जिट कर रही है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, क्या करने के लिए? ज्वाइन करने के लिए। इस रिएक्शन का नाम क्या है? थर्माइट रिएक्शन। पहला वाला वो एल्यूमिन, वो वाला थर्माइट रिएक्शन नहीं था, थर्माइट रिएक्शन ये है, बस वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट था, ये थर्माइट रिएक्शन है। इसका ही दूसरा नाम होता है एल्यूमिनो थर्माइट रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, जिसमें इतनी हीट निकलती है, इस हीट से रेलवे ट्रैक्स ज्वाइन हो जाते हैं। हीट बाहर निकल रही तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? एक्सोथर्मिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है ना, ये हीट का सिंबल है। माइनस मतलब इतनी हीट माइनस हो रही है, एग्जिट हो रही है, बाहर निकल रही है। और 850 किलो जूल, आप सोच भी नहीं सकते इतनी हीट है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। अब हाई वालों की बात करते हैं। अगर मैं हाई वाली याद दिला दूँ, याद है? सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, Na, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सारे EM वाले, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हाई रिएक्टिविटी थे। हाई रिएक्टिविटी मतलब ये बहुत लड़ाकू होते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं, ये जो जिससे देखेगा उससे भिड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे मतलब सॉरी, भिड़ जाएंगे मतलब क्या होता है? उससे रिएक्ट करना चाहेंगे। इस टॉपिक में आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ हम सोडियम का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, तो हाँ हम सोडियम की बातें करेंगे। सोडियम का सिंबल होता है Na एंड सोडियम का नंबर होता है 11, ठीक है। 11 नंबर तो 281, लास्ट शेल में 1 है तो ये 1 लूज करेगा, तो +1 इज द वैलेंसी। ये किसकी वैलेंसी है? सोडियम की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है, अब मैं आपको बताती हूँ जो ये हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं ना, हमने यहाँ पे लिया है सोडियम NaCl। NaCl नाम सुना होगा, नाम कहाँ सुना होगा? ये नमक है, Na सॉल्ट है। तो NaCl जो होता है उसको, उसमें से हमें Na बाहर निकालना है। आपको मैम नमक में से Na बाहर कैसे निकालना है? ज़मीन से जब भी समुद्र से नमक बाहर आता है ना, उसमें से अगर सपोज करो हमें Na अलग करना है, तो ये एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, Na अलग करना है, Cl अलग करना है। तो उस केस में
तो देखो NaCl, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका मोल्टेन फॉर्म लेते हैं। मोल्टेन फॉर्म मतलब पिघला हुआ स्टेट लेते हैं, मोल्टेन फॉर्म, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर देते हैं, तो उससे Na+ और Cl- अलग हो जाता है। आप एक बार सेटअप में देखते हैं, सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये देखिए, एक सेटअप लिया जिसमें हमने पानी डाला, पानी में मोल्टेन NaCl है। ये दो रॉड्स है, ये एनोड है, ये कैथोड है। दो, ये एनोड है, ये कैथोड है, और पानी में NaCl है। पानी में NaCl है, और इसको पूरे सेटअप को हमने बैटरी से अप्लाई कर दिया, बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी दे दी। पानी में NaCl है, तो पानी में NaCl जैसे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई हुआ, Na+ टूट गया और Cl-। आपको पता है ना कि जब भी हम NaCl को तोड़ेंगे तो Na+1 वैलेंसी वाला अलग हो जाएगा और Cl-1 वैलेंसी वाला अलग हो गया। इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते ही ये टूट गए। अब देखो, माइनस कैथोड माइनस वाली रॉड है, माइनस वाली रॉड है तो वो हमेशा प्लस को बुलाएगी, तो उसने Na को अपने तरफ बुलाया। एनोड जो है वो प्लस वाली रॉड है, प्लस वाली रॉड है तो वो हमेशा माइनस को बुलाएगी अपनी तरफ, उसने Cl को अपनी तरफ बुलाया। चलो ये बात समझ में आ गई। अब देखो, जैसी Cl यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो वो Cl2 बनना स्टार्ट हो गया। Cl2 कैसे बनना स्टार्ट हो गया, Cl ने देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, ये देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। प्लस मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तभी तो ये प्लस बन रहा है ना, और ये प्लस बन गया, रॉड पूरी प्लस हो गई तो ये अपनी तरफ माइनस को बुला रहा है, Cl- को। ये रॉड पूरी माइनस हो गई तो ये अपनी तरफ प्लस को बुला रहा है, Na+ को। समझ में आ गया। प्लस माइनस वाली रॉड, माइनस हमेशा प्लस को बुलाता है ना, तो माइनस वाली रॉड प्लस Na+ को बुला रही है और प्लस वाली रॉड Cl- को बुला रही है। ये प्लस माइनस कैसे बने, जब बैटरी जैसे हमने स्विच ऑन किया तो इस रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के इस रॉड में जाने लगे, इस रॉड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो लूज हो रहे हैं तो प्लस, इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं गेन हो रहे हैं तो माइनस। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद हमने देखा, थोड़ी देर बाद देखा हमने क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो लिखा हुआ है एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, 2Cl-। 2Cl- कहने का मतलब है कि दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, बाहर निकाल दिए, तो Cl2 गैस बन गया। 2Cl मतलब 2 Cl थे, 2 Cl थे, मतलब दोनों पास एक्स्ट्रा दो इलेक्ट्रॉन थे, तो इन्हें दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, ये लूज कर दिए, लूज कर दिए ना, इनने बाहर निकाल दिए, तो वो Cl2 बन गया। और Cl2 क्या है, गैस है। देखो बबल्स बन रहे हैं ना, ये बैस कौन सी गैस के बबल्स है, ये कौन सी गैस के बबल्स है, ये Cl2 गैस के बबल्स है ये। अभी कैसे हो रहा है मैम कहोगे, मैम क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको समझाती हूँ। ये लाइन आपको समझनी, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ऑब्वियसली सारे Cl इसके पास आ गए, इस रॉड के पास आ गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 Cl- साथ में आए, उनने कहा क्या रहे, हम एक चीज़ कर सकते हैं, माइनस माइनस हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो हम Cl2 बन जाएंगे। Cl2 मतलब हम गैस बन जाएंगे, तो हम स्टेबल हो गए ना, हम खुश हो गए। तो 2 Cl- ने, 2 Cl- मतलब एक Cl तो दो हो गए ना, तो 2 Cl- ने क्या करा, 2 Cl- ने क्या करा कि अपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, दोनों Cl2 बन गए, इससे भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इससे भी इलेक्ट्रॉन बाहर गए, एक्स्ट्रा बात खत्म हो गई, दोनों Cl2 बन गया। और Cl2 कौन सी गैस होती है, Cl2 गैस क्लोरीन गैस होती है, इसलिए देखो बबल सुन रहे हैं, क्लोरीन गैस बाहर आ गई। और यहाँ पे इसने कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, Na+, जो इन्हें इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो Na+ के पास आ गए। देखो Cl ने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए वो किसने मांग लिए, Na ने मांग लिए, तो ये रॉड क्या बन जाएगी, ये Na बन जाएगी। रॉड कैसे Na बन गई, जो इलेक्ट्रॉन Cl ने बाहर निकाले वो Na+ ने ले लिया, प्लस मतलब कम ही, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इलेक्ट्रॉन की एंट्री हुई है यहाँ पे, तो वो Na बन गया। एक की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो Na बन गया, तो ये रॉड पूरी Na बन गई। तो देखो पूरी रॉड Na बन गई, तो Na एक्सट्रैक्ट हो गया, Na क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया। समझ में आ गया, ये बात याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। देखो बहुत सारे मेटल, अब सारे मेटल एक्सट्रैक्ट हो गए, रिफाइनिंग याद है, पहला वर्ड एक वर्ड बताया था मैंने, मेटलर्जी, मेटोलॉजी,
मेटलर्जी मतलब होता है जब एक मेटल का एक्सट्रैक्शन तो होता ही होता है, मतलब उसको निकाल लिया ओर से, फिर उसकी रिफाइनिंग भी कर दो। रिफाइनिंग करने का मतलब सफाई भी कर दो, तो उसे मेटलर्जी बोलते हैं। हमने एक्सट्रैक्शन कर लिया सारे मेटल का, लो वालों को भी निकाल लिया, मिडिल वालों को भी निकाल लिया और हाई वालों को भी निकाल लिया। अब उसकी कुछ ऐसे मेटल होते हैं बीच वाले, जिंक, कॉपर, जो निकलने के बाद भी, एक्सट्रैक्ट होने के बाद भी पूरी तरह साफ़ नहीं हो पाते, तो उनको हमें रिफाइन करना पड़ता है, रिफाइनिंग करनी पड़ती है, उनकी साफ सफाई करनी पड़ती है। तो हम कॉपर की रिफाइनिंग करेंगे, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में कॉपर है तो हम कॉपर की बात करते हैं। चलो ठीक है, एक बार हम स्क्रीन साफ कर लेते हैं। चलो, हमने देखा कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल मतलब होता है मेटल को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है ये टॉपिक का नाम, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से रिफाइन करना है। रिफाइन करने मतलब और क्लीन करना है, उसकी बची कुछ इम्प्योरिटी बाहर निकालनी है, एकदम प्योर करना है। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम कॉपर की वो करेंगे रिफाइनिंग। कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu। चलो ये देखो एक सेटअप बना हुआ है, ध्यान से देखो। सेटअप में एक बात याद रखना, सेटअप जो भी बनाते हैं उसमें हमें एक दो रॉड लेनी होती है। फिर से रॉड का क्या नाम है, एक का नाम एनोड, एक का नाम कैथोड। ये हमने इम्प्योर कॉपर जो ज़मीन से अभी निकाला जस्ट, इस वो लिया, उसको एनोड बना दिया। ये हमारा प्योर कॉपर था, उसे हमने कैथोड बना दिया। ये दो रॉड है, ये रॉड कैथोड है, ये एनोड है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब पानी डाला है, और इसमें भी कॉपर की चीज़ डाली, कॉपर सल्फेट डाला है हमने। What is the formula of copper sulfate? CuSO4 is the formula of copper sulfate. कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, ठीक है। और इसके क्रिस्टल्स कौन से कलर के होते हैं, इसके क्रिस्टल्स होते हैं ब्लू कलर के, इसलिए से बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो पानी में कॉपर सल्फेट है, ये कैथोड वाली रॉड प्योर कॉपर है, और ये एनोड वाली रॉड इम्प्योर कॉपर है जो अभी हमने एक्सट्रैक्ट करी है, अभी हमने ज़मीन से निकाली है, ठीक है। चलिए और ये नीचे अब देखते क्या होता है। और इन सारे सेटअप को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी क्यों करा, ताकि इलेक्ट्रिसिटी दे सके, बैटरी सेल कुछ भी है ना। चलो अब आ जाओ यहाँ पे कॉपर। हमने जैसे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करी तो देखो ऑब्वियसली हमें पानी में इलेक्ट्रिसिटी डाल रही है, पानी में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो पानी में कॉपर सल्फेट था, पानी में जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो कॉपर 2+ टूट जाएगा और सल्फेट 2- टूट जाएगा। आपको पता है ना, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं आयंस टूट जाता है, कॉपर 2+ टूट जाएगा और सल्फेट 2- टूट जाएगा। सल्फेट एक कंपाउंड है, 2- सल्फेट नाम है, 8, ठीक है। अब देखो रॉड प्लस है, ये रॉड प्लस है तो इसकी तरफ कौन जाएगा, माइनस वाले जाएंगे, सल्फेट जाएंगे। ये रॉड माइनस है तो इसकी तरफ कौन जाएगा, कॉपर 2+ जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो सपोज करो, इतनी चीज को मैं रब कर देती हूँ, जो मैंने जैसे कहा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे हम, कॉपर आयन्स अलग हो जाएंगे, प्लस आयन कॉपर 2+ अलग हो जाएगा सल्फेट आयन माइनस से, ठीक है। माइनस अलग हो गया। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये रॉड प्लस वाली है, प्लस वाले किसको बुलाएंगे, माइनस वाले को, तो इनके तरफ जाएंगे सल्फेट 2-। ये रॉड माइनस वाली है तो इसकी तरफ कौन जाएंगे, प्लस वाले कौन जाएंगे, कॉपर 2+ जाएंगे इधर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें देखना है कि एनोड पे कौन से रिएक्शन होंगे, एनोड मतलब इस वाली रॉड पे कौन सा रिएक्शन होगा। ध्यान से देखो, यहाँ सल्फेट गए हैं, सल्फेट की वैलेंसी क्या है, सल्फेट की वैलेंसी है 2-। सल्फेट की वैलेंसी है 2-, में यहाँ पे दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल लेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, तभी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं तो ये प्लस बन जाएगा। और इस साइड देखो, अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे कौन आए हैं, कैथोड पे 2+ आए हैं। 2+ मतलब कॉपर 2+, कॉपर को 2 की कमी है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जा रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर मांग लेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया मतलब यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, मांग लिए, तो कॉपर 2+ में कमी दूर हो गई तो ये कॉपर बन गया। तो ये रॉड धीरे धीरे प्योर कॉपर बन जाएगी, प्योर कॉपर। देखो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन मांगे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो यहाँ पे हुआ है रिडक्शन।
जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना, अब कहना मैम रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन वाली बात है, इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हैं, ये दूसरी वाली बात है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उसे बोलते हैं रिडक्शन। और यहाँ देखो ऊपर वाले ने, इस वाली रॉड ने क्या करा है, यहाँ पे से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ इस वाली रॉड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इस वाली रॉड से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस वाली रॉड पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। समझ में आ गया? ठीक है, एक बार मैं इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, अब देखो रिडक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे कॉपर 2+ ऑलरेडी आए हुए थे, कॉपर 2+ पे 2+ मतलब 2 की कमी है, तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसने उससे 2 इलेक्ट्रॉन मांग लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो वो कॉपर बन जाएगा। थोड़ी देर बाद देखोगे सारी गंदगी, सल्फेट, सारी गंदगी नीचे इकट्ठा हो जाएगी, ये इम्प्योरिटीज़ नीचे इकट्ठा हो रही है, और ये रॉड कैथोड रॉड और थिक होती जाएगी, मतलब यहाँ पे प्योर कॉपर इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, और कहाँ कॉपर की बात करी हमने। ठीक है, एक क्विक रिकैप करते हैं। एनोड इज द इम्प्योर कॉपर, कैथोड इज द प्योर कॉपर, बीच में इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की, कॉपर सल्फेट टूट गया, किस में टूट गया, कॉपर 2+ और सल्फेट 2- आयन में। सल्फेट 2- आयन माइनस प्लस की तरफ चले गए, और प्लस ये प्लस माइनस रॉड की तरफ प्लस वाले आ गए। 2- मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस रॉड में आ गए। यहाँ इस रॉड में इलेक्ट्रॉन आ गए तो रिडक्शन हो गया। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ इस रॉड पर आए, कैथोड पर आए, कैथोड पर ऑलरेडी Cu2+ था, 2+ मतलब 2 की कमी, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज आता है, तो 2 की कमी पूरी हो गई, वो प्योर कॉपर बन गया, और जो इम्प्योरिटीज़ थी वो नीचे गिर गई। समझ में आ गया? देखो ये नीचे इम्प्योरिटीज़ नीचे गिरी हुई है ना, ये इम्प्योरिटीज़ दिखा रखा है, ये इम्प्योरिटीज़ दिखा रखा है आपको, इम्प्योरिटीज़ नीचे गिरी हुई है। दिस इज द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। नाउ आवर टॉपिक विच इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज कंप्लीटेड। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये टॉपिक, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड डोंट फॉरगेट दिस चैप्टर इज कमिंग इनटू 10 मार्क। ओके, 10 मार्क, 1 केस बेस्ड स्टडी, 1 3 mark question, and 3 MCQs are coming from this chapter. So okay, and don't take this chapter lightly. This is very easy chapter. If you face any other doubt in this chapter, you can visit my channel House of Ambition. वहाँ पे इस चैप्टर की फुल वीडियो डाली हुई है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ टॉपिक मैंने वहाँ भी पढ़ाया है, और यहाँ मैंने एक्सट्रैक्शन ऑफ टॉपिक अलग से पढ़ा दिया है आप लोगों को। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में, ठीक है, आप उस वीडियो को देखिए, और फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। Thank you and have a nice day.